हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम फ़िलहाल पढ़ रहे हैं एग्रीगेट्स के बारे में। तो एग्रीगेट्स हमने बेसिक पढ़ लिया था कि एग्रीगेट्स हम किसको बोलते हैं, और फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले टाइप की क्लासिफिकेशन थी ओरिजिन के बेसिस पर, यानी कि जियोलॉजिकल ओरिजिन की कैसे इसकी शुरुआत होती है, एग्रीगेट्स कैसे बनते हैं। तो दो टाइप हमने इसमें पढ़े हैं। ओरिजिन के बेसिस पर, यानी कि कहाँ से ये शुरुआत हो रही है, इसकी ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये दो टाइप से हो सकता है। एक नेचुरल एग्रीगेट जो कि खुद से बन रहे हैं, जिसमें ह्यूमन का कुछ काम नहीं है, हमने कुछ उसमें नहीं किया है, वो खुद से बन रहे हैं एग्रीगेट्स वहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल एग्रीगेट। नेचुरल एग्रीगेट में हमने पढ़ा था कि किस टाइप से जो बड़ी रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, तो टेम्परेचर, विंड, एयर, इनका प्रभाव पड़कर कैसे ये छोटे छोटे एग्रीगेट्स के अंदर टूट रहे थे और इकट्ठा होकर सेडिमेंट्री रॉक बन रहे थे। यानी कि टेम्परेचर, विंड, एयर, इनके बेसिस पर ये अलग अलग कन्वर्ट हो रहे थे और खुद से छोटे छोटे एग्रीगेट्स बन गए थे। तो ये जो तरीका है, इससे नेचुरल एग्रीगेट्स बनते हैं। और एक तरीका है आर्टिफिशियल एग्रीगेट। अगर हम मैन मेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि मैंस कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें से हमने क्ले, शेल, स्लेट, इन सब को मिलाकर हीट कर दिया। हीट करने के बाद उसको कूल किया, 100 से 1200 डिग्री पर हीट किया, फिर उसके बाद उसको कूल कर दिया, और फिर उसको जिस भी शेप में, जिस भी साइज़ में एग्रीगेट चाहिए था, हमने बना लिया। तो ये तरीका है हमारे पास आर्टिफिशियल एग्रीगेट बनाने का। तो ओरिजिन के बेसिस पर कि बन कैसे रहे एग्रीगेट्स, एक तो नेचुरल तरीका है, खुद से बन रहा है, और एक दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियली हम ऐसे बना रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे थे शेप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो शेप के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये हमने 4 टाइप में पढ़ा था। 4 टाइप होते हैं: राउंड एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट्स, फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट्स। तो ये 4 टाइप के एग्रीगेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट्स। तो कोई भी ऐसा एग्रीगेट को हम फ्लैकी, फ्लैकी का मतलब होता है चपटा, जैसे आपने देखा होगा एकदम प्लेन जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत दूसरे डायमेंशन में चेंज होता है, एकदम चपटा, प्लेन। चपटा से आप समझ सकते हो कि क्या कहने का मतलब होगा। तो चपटा, तो हम कोई भी एग्रीगेट चपटे हैं कि नहीं, तो हम उनको कैसे देख सकते हैं। अब सिर्फ एक क्लासिफिकेशन यही नहीं होता ना कि देखकर बता देंगे कि ये चपटा है कि नहीं है। हर चीज़ का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अगर उस फॉर्मूले में फिट बैठ रही है चीज़ें, तो वो है चपटा, और नहीं है तो वो चपटा नहीं बैठ रहा है। तो इसका फॉर्मूला है कि अगर लीस्ट थिकनेस, यानी कि उस एग्रीगेट की सबसे जो कम वाली चौड़ाई है, कम वाली चौड़ाई, वो अगर कम है 3/5 इंटू मीन डायमेंशन के, तो हम बोलेंगे कि एग्रीगेट फ्लेकी है, एग्रीगेट चपटा है। यानी कि जो मिनिमम थिकनेस है, अब अलग अलग जगह पर कोई भी, सपोज एक एग्रीगेट आपने मान लिया, तो उसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग चौड़ाई है। हो सकती है ऐसे नहीं कि सब पत्थर एक जैसे होते हैं, कहीं से थोड़ा सा पतला होता है, कहीं से थोड़ा सा मोटा होता है, कहीं से चौड़ा होता है। तो मिनिमम थिकनेस अगर 3/5 मीन डायमेंशन के से कम है, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल फ्लेकी है, पार्टिकल चपटा है। और अगर मीन डायमेंशन एग्रीगेट की, ये तो बात हमने पढ़ी है मीन डायमेंशन के बेसिस पर फ्लेकी की। और अगर हम इलोंगेटेड की बात कर रहे हैं, इलोंगेटेड का मतलब होता है कि पार्टिकल लंबे वाले कैटेगरी के अंदर हम पार्टिकल को बोल सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए भी कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं। तो उसके लिए रूल क्या है, अगर पार्टिकल को हमें इलोंगेट वाली कैटेगरी में रखना है, तो उसके लिए जो उसकी ग्रेटेस्ट लेंथ, यानी कि पार्टिकल की एक साइड से लेंथ है सपोज 20 mm, एक साइड से है 30 mm, तो जो 30 mm है वो ज़्यादा है। तो पार्टिकल की ग्रेटेस्ट लेंथ 30 mm ज़्यादा होनी चाहिए 9/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। अगर ऐसा है, लेंथ ज़्यादा हो रही है 9/5 इंटू मीन डायमेंशन के,
तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल इलोंगेटेड है, नहीं तो पार्टिकल इलोंगेटेड नहीं है। तो फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट्स में ऐसे हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे अलग अलग हमारे पास सीव्स होती है, छलनी होती है, तो उसमें हम एक सैंपल डालते हैं जो मिक्स सैंपल है। हमें पता लगाना है कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स कितने साइज़ के हैं। तो हम ये कैसे पता लगाते हैं, हम सीव के अंदर डालते हैं, सीव का पूरा सेट होता है, हर साइज़ के सीव को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा साइज़ है वो ऊपर, फिर और उससे कम वाला नीचे, फिर और कम वाला नीचे और कम वाला नीचे। तो ऐसे हम सारी सीव्स जोड़ के एक साथ उनको छानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सारा सैंपल हमने छलनी में डाला, उसके बाद उसको शेक कराया, वाइब्रेट कराया, तो उससे क्या होगा, पार्टिकल्स पास होना शुरू होंगे। तो सबसे जो बड़े वाले पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ही रुक जाएंगे, फिर उसमें जितने छेद होंगे उससे जितने पास हो रहे होंगे वो नीचे आ जाएंगे। सेकंड सीव के अंदर कुछ ना कुछ रुक जाएंगे पार्टिकल्स। फिर उसके बाद थर्ड वाली जो सीव है वहाँ पर ही पार्टिकल्स रुकेंगे, फोर्थ तक आ जाएंगे, फोर्थ के बाद फिफ्थ में आ जाएंगे। तो ऐसे ही अलग अलग डिवाइड होते रहेंगे, कुछ पार्टिकल्स पास हो जाएंगे और कुछ नीचे वाली सीव में रुक जाएंगे। तो इसके बेसिस पर हम साइज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। और फ्लेकी और इलोंगेटेड हम ऐसे देखते हैं, फ्लेकी के लिए 3/5 मीन डायमेंशन से कम होनी चाहिए थिकनेस, तो फ्लेकी है, तो चपटा है। और लेंथ के अलॉन्ग अगर हम देख रहे हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग, तो लेंथ में 9/5 ऑफ मीन डायमेंशन से ज़्यादा होना चाहिए। तो फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट्स आप यहाँ से रीड कर लें। और इसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं फ्लेकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट के बाद राउंड एग्रीगेट। तो राउंड एग्रीगेट में द एग्रीगेट विद राउंडेड पार्टिकल्स हैज़ अ मिनिमम वॉइड रेंजिंग फ्रॉम 32 to 33%। राउंड एग्रीगेट्स कौन से एग्रीगेट्स होते हैं, जिसमें राउंड पार्टिकल्स होते हैं और उनमें मिनिमम वॉइड यानी कि मिनिमम जो गैप होता है बीच में वो 32 से 33% के बीच होता है। यानी कि ज़्यादातर पार्टिकल्स गोल होते हैं, राउंड होते हैं, और 32 से लेकर 33% तक मिनिमम वॉइड उसके अंदर रह सकता है। वॉइड का मतलब है खाली स्पेस बीच की। इट गिव्स द मिनिमम रेशो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। अब इससे क्या पता चलता है, मिनिमम रेशो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, यानी कि सरफेस एरिया जो प्लेन एरिया है और जो टोटल वॉल्यूम है, thus requiring minimum cement paste to make good concrete। और इससे हमें पता चलता है कि मिनिमम सीमेंट का पेस्ट हमें कितना चाहिए अच्छे कंक्रीट को बनाने के लिए। द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट द इंटरलॉकिंग बिटवीन इट्स पार्टिकल इज लेस एंड हेंस डेवलपमेंट ऑफ द बॉन्ड इज पुअर। अब आप इमेजिन करके देखो कि आपके पास राउंड राउंड पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल राउंड राउंड। सपोज एग्जाम्पल के लिए आप मान के देखो कि आपके पास बॉल्स हैं, क्रिकेट वाली बॉल्स हैं। तो क्रिकेट की बॉल्स आपने सब भर दी और उस बॉल्स के अंदर आप फील कर पा रहे होंगे, आप इमेजिन करके अगर देखोगे तो आप समझोगे कि उनके बीच में स्पेस रहती है। किसी डिब्बे के अंदर आपने बॉल्स भरनी शुरू कर दी, काफ़ी बड़ा सा डिब्बा था, उसके अंदर बॉल्स भर दी, तो आप देखोगे कि बॉल्स के अंदर काफ़ी स्पेस बीच में बची रहती है। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, अगर 4 बॉल हैं तो 4 बॉल्स के बीच में बहुत सारी स्पेस बची रहती है। तो ये वॉइड है। अब इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, यानी कि आपस में जो पकड़ के रखते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे को, वो इंटरलॉकिंग बोलते हैं उसको। तो अब यहाँ पर इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी क्योंकि सरफेस एरिया सबका कम है, कम एरिया है और बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा बच रही है। तो अगर इस टाइप के पार्टिकल्स रहते हैं तो इंटरलॉकिंग यानी कि एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन है, जो एक दूसरे को बांध कर रखते हैं पार्टिकल्स, वो अच्छे से बांध कर नहीं रख पाएंगे। तो इससे क्या होगा, बॉन्ड पुअर रहेगा।
मतलब कि एक दूसरे के बीच में जो बॉन्ड है, जो लिंक है जिससे वो जुड़े हुए हैं, अब वो कम रहेगा, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड पेवमेंट। अब सेम चीज़ आप इसके अंदर आ जाओ, एग्रीगेट्स के अंदर राउंड एग्रीगेट्स हैं, बिल्कुल गोल गोल एग्रीगेट्स हैं। तो अब जब सब एग्रीगेट्स ऐसे होंगे, सब गोल गोल होंगे, तो एक दूसरे के बीच में फंस नहीं पाएंगे, अटक नहीं पाएंगे, सब अपने अपने एरिया तक ही रहेंगे और गुड इंटरलॉकिंग नहीं होगी, इनके बीच में अच्छी इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी। और इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो अच्छे से पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, और पकड़ेंगे नहीं तो स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं आ पाएगी। तो अगर हम राउंड एग्रीगेट यूज़ करते हैं तो स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी हमें नहीं मिल पाती है, स्ट्रेंथ पुअर रहती है हमारी। राउंड एग्रीगेट के साथ हमारा बस यही एक डिसएडवांटेज है। तो राउंड एग्रीगेट भी आप यहाँ से रीड कर लो। राउंड एग्रीगेट्स क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इरेगुलर एग्रीगेट। इरेगुलर आप नाम से ही समझ रहे हैं, जो कि रेगुलर नहीं है, यानी कि साइड्स कहीं से कैसी हैं कहीं से कैसी है, मीन्स रेगुलर नहीं है। तो ऐसे एग्रीगेट जिनमें कुछ फिक्स नहीं होता, कहीं से कैसी भी शेप हो सकती है, तो ऐसे एग्रीगेट को हम बोलते हैं इरेगुलर एग्रीगेट। द एग्रीगेट हैविंग पार्ट राउंडेड पार्टिकल्स हैज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ voids ranging from 35 to 38%। तो ऐसे एग्रीगेट्स जिनके अंदर कुछ राउंड पार्टिकल्स होते हैं और कुछ दूसरी शेप के होते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स के अंदर वॉइड्स यानी कि खाली गैप बहुत ज़्यादा होता है। और वो कितना हो सकता है, 35 से लेकर 38% तक का गैप हो सकता है किसी भी वॉल्यूम के अंदर। इट रिक्वायर्स मोर सीमेंट पेस्ट फॉर अ गिवन वर्केबिलिटी। अब आप सोचो कि जब बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो हमें तो पूरी स्पेस चिपकानी है, तो हमें ज़्यादा सीमेंट पेस्ट की ज़रूरत इसमें पड़ेगी, क्योंकि बीच में सीमेंट ही ऐसा काम करता है जो होल्ड करता है। ये हमने जब सीमेंट के बारे में पढ़ा था तब पढ़ लिया था कि सीमेंट के अंदर ही ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो कि सबको जोड़ के रखता है, सबको एक साथ बांध के रखता है। तो जितना ज़्यादा स्पेस रहेगी उतना ज़्यादा हमें सीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ज़्यादा सीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें यहाँ पर वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए, काम को आसान करने के लिए वर्केबिलिटी बोलते हैं। द इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स थॉट बेटर देन ऑब्टेन्ड विद द राउंड एग्रीगेट। जो इंटरलॉकिंग है यानी कि एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स कैसे टच होके जुड़े हुए हैं, तो वो राउंड एग्रीगेट से थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर होता है। थॉट बेटर देन ऑब्टेन्ड विद द राउंड एग्रीगेट इज इनएडिक्वेट फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। तो राउंड एग्रीगेट से तो थोड़ा सा बेहतर है, पर ये भी हाई स्ट्रेंथ नहीं दे पाते हैं कंक्रीट के अंदर। तो हाई स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे तो हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जहाँ पर हमें चाहिए होगा बहुत ज़्यादा सामर्थ्य वाला, वहाँ पर हम इन एग्रीगेट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इरेगुलर एग्रीगेट और राउंड एग्रीगेट के बीच में इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं होती है, तो हम ऐसे एग्रीगेट्स को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने में यूज़ नहीं करते। तो यहाँ से आप इरेगुलर एग्रीगेट भी रीड कर लो।
इर्रेगुलर एग्रीगेट्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर एग्रीगेट्स। द एग्रीगेट्स, अब एंगुलर से ही आप समझ रहे हो, एंगुलर मीन्स नुकीले कोने निकले होंगे। द एग्रीगेट्स विथ शार्प एंगुलर एंड राउंड पार्टिकल हैज़ अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वॉइड्स रेंजिंग फ्रॉम 38 to 40। अब जो ऐसे एग्रीगेट हैं जिनके अंदर शार्प यानी कि नुकीले एग्रीगेट्स हैं, एंगुलर यानी कि एंगल निकले हुए हैं, और राउंड पार्टिकल हैं, तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी वॉइड की। वॉइड यानी कि खाली जगह जो होती है। अगर हम इन सबको मिक्स करते हैं तो हम देखेंगे कि बीच में बहुत ज़्यादा खाली स्पेस बचेगी। अगर हम एक जार लेंगे प्लास्टिक वाला और उसके अंदर इन सबको भर देंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारी स्पेस बीच में खाली बच जाएगी। तो इंटरलॉकिंग, और ये स्पेस कितनी होती है, 38 से 40% तक। द इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल इज़ गुड। अब इंटरलॉकिंग इन पार्टिकल्स के बीच में अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि किसी पार्टिकल के कोने जो होते हैं वो किसी और में अटक जाते हैं, यानी कि इंटरलॉक हो जाते हैं, सब फंस जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब जब इंटरलॉकिंग अच्छी है पार्टिकल्स में तो ये एक अच्छा बॉन्ड भी प्रोवाइड करते हैं। द एग्रीगेट रिक्वायर्स मोर सीमेंट पेस्ट टू मेक वर्केबल कॉन्क्रीट। अब ये जो एग्रीगेट्स हैं इसमें हमें ज़्यादा सीमेंट पेस्ट की ज़रूरत है वर्केबल कॉन्क्रीट बनाने के लिए, और हाई स्ट्रेंथ बनाने के लिए। जितना हमें राउंड पार्टिकल्स में रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। द एंगुलर एग्रीगेट्स आर सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट एंड पेवमेंट्स सब्जेक्टेड टू टेंशन। तो वो जो एंगुलर एग्रीगेट्स होते हैं वो हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम उसको यानी कि हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट हमें कहीं पर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हमें ऐसा मेंबर बनाना है जहाँ पर हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य की ज़रूरत है, तो हमें हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट बनाना है, तो हम यहाँ पर एंगुलर एग्रीगेट्स को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। और पेवमेंट्स जहाँ पर टेंशन आनी है, टेंशन यानी कि तनाव फोर्स आनी है, तो वहाँ पर भी हम एंगुलर एग्रीगेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो एंगुलर एग्रीगेट्स आप इसको यहाँ से रीड कर लो। ओके, तो यहाँ पर शेप के बेसिस पर जो अलग अलग एग्रीगेट्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो देखो यहाँ पर 4 टाइप के थे, राउंड एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट और फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट के बारे में पढ़ा, फिर हमने राउंड एग्रीगेट के बारे में पढ़ा, फिर इरेगुलर एग्रीगेट के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हमने एंगुलर एग्रीगेट के बारे में पढ़ा। तो अब हमने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ ली है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन एग्रीगेट की थी ओरिजिन के बेसिस पर, यानी कि एग्रीगेट कैसे बन रहे हैं। तो एक तो नेचुरल तरीका है, तो नेचुरल ओरिजिन, नेचुरल एग्रीगेट्स बन रहे हैं, और दूसरा तरीका था आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। उसके बाद ओरिजिन के बाद कि कैसे बन रहे हैं, इसके बाद दूसरा तरीका था जिसके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन करा है। तो दूसरा है कि उनकी शेप कैसी है, अलग अलग एग्रीगेट्स की कैसी कैसी शेप है। तो इसमें जो 4 थे, एंगुलर, इरेगुलर, राउंड और फ्लेकी एंड इलोंगेटेड, तो ये 4 टाइप से क्लासिफिकेशन हमने शेप के लिए यहाँ पर पढ़ी है। अब हम तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तीसरे टाइप के क्लासिफिकेशन है यूनिट वेट क्लासिफिकेशन, यानी कि यूनिट वेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किस टाइप से होता है एग्रीगेट के लिए। तो सबसे पहला है नॉर्मल वेट क्लासिफिकेशन, यानी कि नॉर्मल वेट के अकॉर्डिंग दे हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन 2.5 to 2.7
प्रोड्यूस कॉन्क्रीट विद यूनिट वेट रेंजिंग फ्रॉम 23 to 26 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब नॉर्मल वेट एग्रीगेट जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 2.7 के बीच में रहती है, और इससे यूनिट वेट कितना बनता है, इनसे यूनिट वेट आता है कंक्रीट का 23 से लेकर 26 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और क्रशिंग स्ट्रेंथ 28 दिन के बाद आ जाती है 15 से 40 मेगा पास्कल, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेट कंक्रीट। द कॉमनली यूज्ड एग्रीगेट्स that is sands and gravels, crushing rocks such as granites, basalt, quartz, sandstone, limestone and brick basalt etc. तो नॉर्मल वेट एग्रीगेट वो वाले एग्रीगेट होते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से लेकर 2.7 के बीच में होती है, और इससे जो हम कंक्रीट बनाते हैं इस कंक्रीट का यूनिट वेट होता है 23 से लेकर 26 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसके अंदर कौन कौन से एग्रीगेट आते हैं नॉर्मल वेट में, तो इसके अंदर आता है सैंड, ग्रेवल, क्रशिंग रॉक, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और ब्रिक बेसाल्ट। तो इस टाइप के ये सब एग्रीगेट्स आते हैं नॉर्मल वेट एग्रीगेट के अंदर। और दूसरा है हमारे पास लाइट वेट एग्रीगेट। तो लाइट वेट एग्रीगेट में कौन सा आता है, द लाइट वेट एग्रीगेट हैविंग अ यूनिट वेट अप टू 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वो तो नॉर्मल वेट थे जो हमने पढ़ा, और यहाँ पर जो लाइट वेट एग्रीगेट होते हैं तो लाइट वेट एग्रीगेट से इनका यूनिट वेट होता है 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये स्ट्रक्चरल कंक्रीट और मैसनरी ब्लॉक बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब हम लाइट वेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, अब लाइट वेट एग्रीगेट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रक्चर जो बनाना होगा वो भी लाइट वेट चाहिए होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट एग्रीगेट्स का ही आता है। तो एग्रीगेट का वेट अगर कम कर देंगे तो हमारे स्ट्रक्चर का वेट भी यहाँ से खुद ही कम हो जाएगा। तो अगर हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जहाँ पर सेल्फ वेट स्ट्रक्चर का हमें कम चाहिए, कम रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में हम लाइट वेट एग्रीगेट को यूज़ करते हैं। तो एग्रीगेट के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन देखी है, यूनिट वेट क्लासिफिकेशन। तो यूनिट वेट को देखते हुए दो टाइप में क्लासिफिकेशन हो सकती है, नॉर्मल वेट एग्रीगेट और लाइट वेट एग्रीगेट। तो नॉर्मल वेट एग्रीगेट आप यहाँ से रीड कर लो। इसके बाद लाइट वेट एग्रीगेट। तो बेसिकली अब हमने 3 टाइप से क्लासिफिकेशन देख ली है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन एग्रीगेट की देखो हमने देखी थी, पूरा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो एग्रीगेट के बारे में बेसिक पढ़ा था, उसके बाद सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी जियोलॉजिकल ओरिजिन के बेसिस पर, यानी कि कैसे एग्रीगेट्स बन रहे हैं। तो एक तो नेचुरल तरीका है, नेचुरल एग्रीगेट जैसे बन रहे हैं, अब एयर वाटर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इससे जो एग्रीगेट बन रहे हैं रॉक से टूटकर, तो वो नेचुरल एग्रीगेट है। उसके बाद जो एग्रीगेट्स हम बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो पहला क्लासिफिकेशन है कि एग्रीगेट कैसे बन रहे हैं इसके बेसिस पर। फिर दूसरा है शेप के बेसिस पर। तो शेप के बेसिस पर हमने 4 टाइप के एग्रीगेट्स पढ़ लिए, राउंड एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर और फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो 4 टाइप के एग्रीगेट्स शेप के बेसिस पर हो सकते हैं। इन चारों को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। और तीसरा है हमारे पास यूनिट वेट क्लासिफिकेशन, यानी कि यूनिट वेट के आधार पर जो क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो है नॉर्मल वेट और लाइट वेट। तो 3
पॉइंट्स जब आप नोट करोगे ये, तो 3 पॉइंट्स लिखना। 3 पॉइंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो सकती है। सबसे पहला जियोलॉजिकल ओरिजिन के बेसिस पर, दूसरा शेप के बेसिस पर, और तीसरा है यूनिट वेट के बेसिस पर। तो 3 टाइप से क्लासिफिकेशन एग्रीगेट की हमारे पास हमें देखने के लिए मिलती है। तो एग्रीगेट की क्लासिफिकेशन यहाँ से हमें क्लियर है। ओके, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।